आज इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे दिल अजीज पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र हरियाणा में दो बार रहे मंत्री मान्य राजकुमार सैनी जी, वे तमाम एलएसपी के नेता, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता। साथियों, आज इस देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं। 73 वर्ष के अंदर आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सभी पार्टियों को देखा। हमें क्या मिला? पहले हम कांग्रेस को वोट देते रहे, फिर बीजेपी को वोट देते रहे, और हरियाणा के अंदर हम चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार को भी वोट देते रहे। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि 73 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया था, आज तक 73 साल में इस सरकार ने, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। उन्होंने आज तक भी वो रिजर्वेशन हमारा पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। 23% एससीबीसी के अंदर से हम लोग मात्र 14 से 15% पर पहुंचे हैं। बीसी समाज को जो आरक्षण 28 साल पहले मिला, उसके अंदर भी 52% को जो 27% आरक्षण मिला, आज वो 11-11.25% पे है। साथियों, हम सब लोग बीजेपी को इसलिए लेके आए थे कि वो हमारा सुधार करेगी, भला करेगी, लेकिन आज देखिए क्या हाल है। जीडीपी कहां गई? 2.5 करोड़ नौकरियां छूट गई, देने की तो बात छोड़िए। इसलिए हमारे जो सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का एक ही संदेश है कि हम सभी को बराबरी का हक देना चाहते हैं। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना हक मिले। हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, लेकिन अपने हक को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। हमारे माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी 2 दफे इस प्रदेश के अंदर मंत्री रह चुके। जब कार्य नहीं हुए, जिन लोगों ने उनको जिताकर असेंबली में भेजा और मंत्री बनाया, जब उनके कार्य नहीं, उन लोगों के काम नहीं हुए, तो उन्होंने उसको ठोकर मार दी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2014 में कुरुक्षेत्र से सांसद बनकर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह है, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, दबे कुचले लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, जो 25% लोग हैं वो 75% पर काबिज है, और जो 75% लोग हैं वो 25% पे, तो इन्होंने उसको भी ठोकर मारी पद को, और आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हमारे बीच में निकल गए। इन्होंने क्या क्या नहीं सहा, ये अपने मुखारबिंद से आपको बताएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय खूब ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपने सारा समय माननीय हमारे सुप्रीमी जी को देना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाने का काम करें। अब हमारे बीच में हमारे महबूब नेता जी, बेटा बैठ जाओ बेटा। ये जो सांझ वाले पौए है ना, ये वोट खराब कर रहे हैं। एक बार बिठा दे मेरे भाई ने। कति ये छोरा कति भूरा होया था जब पैदा होया, ये पौए ने फूक फूक कर काला कर दिया। एक बार जोर से ताली बजाओ इस भाई की। आइए सर, अपनी बात रखो। बहनों और भाइयों, मेरा सबको प्रणाम। आपको भी थोड़ा कृष्ण इनके बीच में बैठे ना, वहां नहीं, यहाँ बैठे, इनके बीच में बैठे। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया मेरी बहनों, भले किसी को भला लगे या बुरा लगे। जब तक समाज अपने लोगों की, अपने नेताओं की बात सुनने में गुरेज करेगा, ये समाज कभी भी अपने हक को पा ही नहीं सकता। मैंने देखा पिछले गांव में भी, उससे पिछले गांव में भी, जब तक बच्चों ने डांस किया हम डटे रहे, और जैसे ही उधर से साउंड क्लोज हुआ और हम उठ के चल गए। अरे हम यहाँ ना बाबा साहब की बात को जो है ना आपके बीच में रखने के लिए आए, हम आपके भाव जानने के लिए भी आए कि आप क्या सोच रहे हैं।
क्या है, जब तक आपकी अपने बच्चों के प्रति फीलिंग नहीं आएगी, फिर राजकुमार सैनी के अंशु बहाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने 42 साल का था, आज 68 साल का हो गया। अगर आप मेरी छोटी सी जीवनी मैंने उसमें लिखी है, एक किताब मैंने दी आपको छोटी सी। अगर आप संघर्ष की बात देखेंगे, जीवन एक संघर्ष है। महात्मा बुद्ध ने कहा था जीवन एक संघर्ष है, मृत्यु एक सच है। आप मृत्यु को सच मानते हुए जीवन में संघर्ष करिए, कोई फेल आपको कर ही नहीं सकता, मेरा ये दावा है। मैं बेजमीन घर में पैदा हुआ, 4 रुपए की दिहाड़ी मैंने कर रखी है। और जिसने 4 रुपए की दिहाड़ी और घर में एक भी इंच जमीन ना हो, 61 में जमीन सरप्लस अलाट हुई नदी खाड़े, उसको जब पिताजी की रोटी देने के लिए जाते थे, जून और झाड़ वहां देखते थे, पिताजी ये तो ठीक ही नहीं हो। 10वीं में पढ़ने से जवाब पिताजी ने दे दिया। मैंने कहा पिताजी पढ़ूंगा जरूर, हाड़ी का काम मैं करूंगा, सारी रात अड़सराता। ये बहनें जो हमारी बैठी हैं, 5 सारी पार्टियां इन बहनों पे भाषण देती हैं। 5 वर्गों पे भाषण होता है इस देश में, किसानों पे, मजदूरों पे, बेरोजगारों पे, दलितों पे और पिछड़ों पे, और महिलाओं की सुरक्षा पे। अगर मैं इन महिलाओं की बात करूं, भाई पुरुष समाज सामने बैठा है, सारा मते ये ना सोचियो मैं क्या कह रहा। मैंने अपनी मां से देखा संघर्ष। जब हम रात को हल चलाते थे, अम्मा ओखड़ी में चावल कूटती थी, चक्की चला करके पीस करके खिलाना होता था। 10-10 भैंसों की धार निकालनी, फिर दांत पंठा भी करना, बाहर से खेत कल्याण की गुड़ाई कढ़ाई में भी पिताजी के साथ रहना, और दोपहर का खाना भी बनवाना, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले थे। और उसके पश्चात यहाँ तक देखते थे कि रात के 11 बजे तक हमें स्कूल में भेजना, और वो लगे रहना। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद भी हमारे पिताजी उसके चाटा जड़ देते थे। हमें बड़ा, जब हम बड़े हुए, हमें बड़ा गुस्सा आता कि कमाल है, कोल्लू के बैल की तरह अम्मा सारा दिन जुती रहती है, और उसके बाद भी इसकी प्रताड़ना मेरे पिताजी कर देते थे। कई बार मैं भी लड़ा, मेरी बहनें भी लड़ी। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, जिस घर के अंदर नारी का सम्मान कम होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पिताजी जब हम 27 साल के थे तो बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद हमारी माताजी हमारे साथ बाप बन करके काम किया। जब हमें एक ट्रैक्टर की जरूरत थी, मेरे पिताजी ने जवाब दे दिया था। मेरे पिताजी ने अंगूठा लगाने से जवाब दे दिया कि भाई तो जमीन खोदने बड़ी मुश्किल से लाट हुई है सरप्लस। माँ कहने लगी मेरे नाम भी आती है, मेरे अंगूठे लगा ले। मजबूरन पिताजी को पीछे जाना पड़ा। अरे मेरी बहने, ये चाहे तो ये झांसी की रानियां भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम डराना शुरू करते हैं बचपन में। बचपन से हाय बहू आ जाएगा, हाय चोर आ जाएगा, हाय डाकू आ जाएगा, हाय भूत आ जाएगा, हाय जनात आ जाएगा। हम अपने बच्चों को भूतों से और चोरों और डाकुओं से डरती उन बच्चों को इतना कायर बना देती है। लेकिन अम्मा कहा करती थी, बेटे अच्छे काम करने के लिए डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर जान जाए तो कोई बात ना। मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया था, जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें मेरे खिलाफ कही, मैं आज आपको वो खुलासा भी करके जाऊंगा। मैं 20-25 मिनट में आप बहनों को वो बताना चाहूंगा जो आपके ऊपर जाती होती है। सारे लोग भाषण, सारी पार्टियां भाषण महिला सुरक्षा पे देती हैं। लखीमपुर खीरी, हाथरस और बलीरामपुर में यूपी के अंदर 3 गैंग रेप होते हैं एक हफ्ते के अंदर, और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे कि भाई ठाकुरों का खून तो गर्म होता है, गलती अक्सर करे जाती है। अरे कमाल है, एक बच्चे की हड्डियां तोड़ दी, जीभ काट दी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में। लेकिन ना बेटी मोदी के, ना योगी के, ना खट्टर के। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण, और बेटी का दर्द उसे होगा जिसकी बेटी की अर्थी उठी होगी घर में से, वो बताएगा बेटी का दर्द क्या था जिसकी बेटी के साथ रेपुवार जाती हुई। लेकिन कैसे कहें, इस देश में किसानों पे भाषण होते हैं। अरे किसान भाइयों, मैं भी किसानियत करी हुई है। जब पिताजी को 61 में जमीन लाट हुई, तब हमारे
पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन 70 तक जाते जाते 10वीं कर ली। जब जवाब दे दिया पिताजी ने कि मैं नहीं पढ़ा सकता, अम्मा ने हमारे को कहा कि पढ़ बेटे, जो कोई चिंता न कर। आरे की जगह सारी रात आड़ जोड़ना। 9 बजे एक दिन का मौका ऐसा है कि माँ अभी सोई नहीं होगी और 9 बजे में हर एक सुहागा लगा करके पढ़ के सो गया। खाना 9 बजे खाया और पढ़ के सो गया। 11 बजे तक वो जग रही थी। मैंने देखा सवेर होगी, आंख खुली तो सवेर होगी थी। रात अभी 11 बजे तक मां सोई नहीं थी। मैं हल लेकर के फिर खेत में चला गया, पूरा किला बहा दिया, हल से पूरा किला दिया, सवेर ना हुए। मैंने कहा हुआ क्या, लेकिन मेरे को तो तब पता लगा अभी तो मां सोई ही नहीं थी और मैं पूरी रात आज जोड़ता रहा। ऐसा भी फिक्रमंद आदमी को रहना पड़ता है। मैं आपको अपनी बिकी सुनाने लगूं तो मेरे भाइयों 4 रुपए की दिहाड़ी मैंने कर रखी है। आज अगर जो मेरा साहब सुना रहे थे, ये हकीकत में जो युवा बच्चे हैं, मैंने इन बच्चों को देख करके टूटा हुआ एक इंडस्ट्री का 8-7 यूनिटों का एक सेटअप अपनी सारी जमीन गिरवी करके उसको ठीक करके चलाया, जहां एलपीजी के सिलेंडर, टाट, बिरला का सरिया, ये सारे सौदे बनते हैं जिनको आप देखते हैं। जो आपके घर में सरिया लगता है, आपके घर में सिलेंडर लगता है, वहां से पैसे लेकर के आप लोगों को मैं ये लड़ाई लड़वा रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती है इस देश के अंदर, जो लोग ठीक काम करना चाहते हैं, जैसे दूधी आपको कुंडी खड़का के सवेरे दूध बेचने आता है, और हमारी बहन उसमें अथवार का भाई इसमें तो निरा ही पानी है। अरे घर वाले ने तो पूछ ले, वो लाइन में लगा खड़ा तड़के का जो है ना, शराब की लाइन में लग रहा और पानी पाए का पी रहा, उसमें पूछ ले पानी कितना, इस दूध में किसने पानी पाया। यहाँ जो दूध बेचने वाला है उसे घर घर कुंडी खड़कानी पड़ती है। शराब बेचने वाले शराब की लाइन में लगा शराब देते हैं। देश का तो हालात ये है। मैं आप सब भाइयों से विनती इसलिए कर रहा हूं, हमारे देश का हालात क्या है। 5 वर्गों पे भाषण, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, पिछड़ों, बहनों की सुरक्षा पे। किसान को अगर ये कुछ देते, ये मनरेगा के खरमोर पे जो कागजों में उड़ रहे हैं बचोले अफसर और मंत्री खा रहे हैं, यही 300 रुपये जो देते हैं, यही 300 रुपए 365 दिन के लिए मजदूर को किसान के साथ जोड़ते। एक सील में मजदूर कितने हैं, किसान कितने हैं, किस किसान को कटाई में, बिजाई में, गन्ने की छुलाई में या आलू की रोपाई में कितने कितने मजदूर किस महीने में चाहिए, बांट करके आधा पैसा सरकार जमा करती, आधा पैसा किसान जमा करता। मजदूर को 600 रुपए मिल जाते, किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाते। देश की 75% आबादी 18,000 रुपए जिस महीने जिस मजदूर के घर में आते, उसे 5 किलो दाने लेने की लोड़ नहीं थी। ये 5 किलो दाने इस देश को भिखारी बना करके, आप लोगों को पता है कि 20 रुपए किलो नो 5 किलो दाने 100 रुपए के, 2 रुपए किलो के हिसाब से हम 10 रुपए देखाते हैं, 90 बचे। 30 दिन में अगर 90 को तकसीम करोगे तो 3 रुपए रोज। अरे 3 रुपए रोज में अगर इस देश के लोगों का कल्याण, मजदूरों, गरीबों का कल्याण अगर हो जाता तो ये देश कभी का निहाल हो जाता। इन लोगों ने तो आपको भिखारी बना दिया, भिखारी। दाने खाओ, वोट पाओ, मरने देंगे नहीं, जुड़े जो का छोटेंगे नहीं, ऐसी स्थिति देश की इसकी बन गई। मैं आपसे भाइयों से हाथ जोड़ने के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मजदूर का तो चूल्हा ठंडा, किसान का 15-20 एकड़ वाले के भी घर के पर प्लस्तर नहीं हो सकता, घर नहीं बन सकता अगर कोई और आमदनी ना हो। आज मैंने खेती की हुई है, हड़ की मुन्नी पकड़ करके, हड़ की मुन्नी 15 साल पकड़ करके खेती कर रखी है। मैं बता सकता हूं कि खेती में क्या बच रहा, क्या हुड्डा या चौटाला ने मुन्नी पकड़ी? बता दें इस देश के जिसने खेत के दौरे तक जाकर नहीं देखा वो कृषि मंत्री, जिसने एक अक्षर शिक्षा नहीं वो शिक्षा मंत्री। 10वीं पास इस देश के लोग शिक्षा मंत्री बन रहे। हमारे देश के अंदर ईमानदारी से बताइए, मैं सारे भाइयों से और बहनों से पूछना चाहता है, क्या खट्टर ने कदी हल जोड़ा? योगी ने कदी हल जोड़ा? मोदी ने कदी हल जोड़ा? बाबे थे खीर खावाते और खिचड़ी खावाते, मंदिर में बैठ के थरी चढ़ाई हुई और कटोरा लेकर के तुम्हारे से मांग लिया, वोट तुमने उनको दे दिया, कटोरा तुम्हारे को पकड़ा गया, ले भाई तुम मांग लिया। इस देश की स्थिति, अगर तुम्हारी कार खराब हो जाए या तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर पर ले जाओगे एक मास्टर पर। अगर तुम्हारा बच्चे को पढ़ना है तो उसको डॉक्टर पर ले जाओगे एक मास्टर पर। अगर तुम्हारे को कोई मकान चिनवाना है तो मिस्त्री पर जाओगे
या किसी दूध में जाओगे। अगर आप लोग इस देश के उन लोगों को कर्णधार बना रहे हैं जिन लोगों ने कमा करके खाया नहीं और अपना घर बसाया नहीं, वो लोग इस देश को चला रहे हैं और आप लोगों को पूजा पाठ बढ़ा रहे हैं। इस देश के अंदर अंधविश्वास इतना फैला दिया। अरे ये दलित और पिछड़ा वर्ग 75% लोग इसको सुंदर समाज कहते थे। ये सुंदर समाज पढ़ने लिखने से दूर कि अगर सुंदर समाज पढ़ेगा, मनुस्मृति में लिख रखा ढोल सुंदर पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। जैसे ढोल को पीट करके काम लिया जा सकता है, ऐसे ही नारी को, सुंदर को, पशु को पीट के काम लिया जा सकता है। जब जब बड़े नीच का धन होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि तब तब मैं भारतवर्ष से आऊंगा। भगवान कह रहा मैं भारतवर्ष में तब आऊंगा जब नीच का धन बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी। नीच कौन? सुंदर समाज। मैं आप सब भाइयों से बात इसलिए कह रहा हूं, बदकिस्मती है इस देश की कि मंदिरों में मत्था रगड़ रहे, दे दे भगवान डिग्री मेरे बच्चे को मेरिट में पास कर दे, मेरे घर वाले को ठीक कर दे, बीमार हो जाए, मेरे को नौकरी लगा दे, मेरे बेटे को धन माल में बरकत कर दे। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था 5-7 दिन पहले, 300 करोड़ का नुकसान तिरुपति बाला को हो गया, 500 करोड़ का नुकसान सोमनाथ मंदिर में हो गया। अरे भाई, वहां कोई फैक्ट्री चल रही थी, जोन सा माल मंदा भी क्या, वहां को लोग नहीं गए कोरोना में, भगवान तो अंदर ही थे। जिन भगवानों से तुम हमारे को आशीर्वाद दुआ रहे जा, इतना तेरा धन बच जाएगा, इतनी तेरी नौकरी लग जाएगी, अरे उनके पास तो बोरियां भर लेना जो लोग वहां पर 24 घंटे मंदिर में मत्था फोड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये दलित व पिछड़ा जो सुंदर समाज है, इसको शिक्षा के अभाव में, इसको शिक्षा ना मिलने की वजह से इन लोगों ने अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं किया। अपने देश की आजादी के 73 साल 75% लोग होने के बाद आज फुटबॉल बने हुए हैं। कभी चल कांग्रेस में, कभी चल बीजेपी में, कभी चल चौटाले में, कभी चल दूसरी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपका नेता है जो आपके बच्चों के हकों की राखी कर दे? ये आपके सामने जिन लोगों के 5 मुख्यमंत्री बने, उनमें भी बहुत गरीब हैं। अगर उनका एक बच्चा उनका भी लगा देते, जिनके घरों में सत्ता रही उनके तो लग रहे 10-10 नकली डिग्रियां पर भी लग रहे, तहसीलदार और थानेदार लग रहे, बीडीओ और आरटीओ डीटीओ लग रहे। और जिनके घर में सत्ता का प्लेटफॉर्म नहीं आया, विशेष तौर पर दलित की हिस्सेदारी 13%, 23 की जगह 13, बैकवर्ड की हिस्सेदारी 52 की जगह सिर्फ 12, 75% लोग, हिस्सा 25%। इस बात को लेकर के ये लड़ाई हम लड़ रहे कि अगर देश के 75% लोग मकान नहीं बना सकते, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं खरीद सकते, तो देश में इंडस्ट्री कहां से आएगी जब 75% लोग सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित रहेंगे। अगर 75% लोगों को काम दिया जाता, जैसे चाइना को, चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ, चाइना ने अपने लोगों को आबादी कंट्रोल करी, हम 2 हमारा 1, आबादी कंट्रोल करके इंडस्ट्री लगाई, सारे बच्चे इंडस्ट्री के साथ जोड़ के आज आपकी जेब में मोबाइल है, घड़ी हाथ में, आपके मकान पर लड़ियां है, मकान है, यहां तक कि बहन बेटियों की हमारी बिंदी भी चाइना वाले बना के भेज दी। हमारे देश के सारे बच्चे बेरोजगार, हमारा देश कंगाल और चाइना माला माल, पूरे विश्व के अंदर पूरा चाइना का माल बिक रहा। लेकिन हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़, उनके फिर मंदिर, 140 करोड़ लोग, 33 करोड़ देवी देवताओं पर तकसीम करो, 4 आदमी के समय एक मंदिर आ जाता। दुनिया भर के भगवान इस देश खाली, जिन लोगों ने समझा था, गौतम बुद्ध का संदेश समझा था कि जीवन एक संघर्ष है और ये मूर्ति पूजा एक पाखंड है, मौत एक सुनिश्चित है, मौत एक सच है, जीवन एक संघर्ष है। जिन जिन देशों ने गौतम बुद्ध का पैगाम अपनाया, गौतम बुद्ध धर्म अपनाया, चाहे वो चीन है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जर्मन है, जापान, फ्रांस है, आपके लोग सिंगापुर, ये जो जितने भी लोगों ने 64 देशों ने बौद्ध धर्म अपनाया वही माला माल है। हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड, जाति और धर्म ने इस देश के सोने की चिड़िया था,
हमारे पास कितना लोहा, कितना कोयला, कितना सोना, चांदी, एल्युमिनियम और कितना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और क्रोम जिससे जहाज और कारें बनती हैं। कितना भी हम अपने लोगों को काम के साथ जोड़ करके, इन बच्चों को काम दे करके इनके भी घर बनवा सकते थे। इनके हाथ को काम दे करके 75% आबादी को काम के साथ जोड़ करके अपने देश का निर्माण कर सकते थे। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तब भी मंदिर बनवाए और आज भी मंदिर ही बनवा रहे हैं। फैक्ट्री आज भी नहीं लग रही। और मंदिरों में जब जाओ, सवेरे घंटी बजेगी, मंदिर में जाएगा तो पाखंडी बनेगा, अगर विद्यालय में जाएगा तो विद्वान बनेगा। आप विद्वान बनिए, आप मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो इतना ही कहने के लिए आया। 42 साल से 68 साल का हो गया, बहनों से बात कर रहा हूं। आपका एक बच्चा, एक भाई, आपका एक मित्र जिसने जीवन के हर पड़ाव को देखा, 4 रुपए की दिहाड़ी करने के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री तक का मुकाम हासिल किया। गांव की पंचायत में पंच से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव लड़े, जीते। सारी जगह जब सरपंच था तो वीडियो की बेईमानी, विड्रॉल के ऊपर पैसे चाहिए, यूटिलाइजेशन के ऊपर पैसे चाहिए, उसको रगड़ने के लिए ब्लॉक समिति लड़ी। चेयरमैन बनने से पंचायत मिनिस्टर ने 8 मेंबर होने के बाद भी स्टे करा दिया। फिर हमने सोचा भी डीसी के ऊपर काम करेंगे, डीसी अगर एसडीएम को या तहसीलदार बीडीओ को कंट्रोल करेगा, लेकिन बदकिस्मती वो रिजर्व होगी। हमने कहा चलो एमएलए बन गए, एमएलए भी बन गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर के हाथ में छपी। हमारा एमपी एमएलए अगर आपके बच्चों के लिए सिफारिश भी करेगा, अगर तो इतना कहा कि जी देख लियो तो ठीक, अगर यूं कह दिया यो करना ही पड़ेगा, एक ही बात कहते हैं हमको, ते गौमा पंचो बनकर दिखा दिए, गौमा पंच बनकर दिखा दिए। हमने टिकट दी थी, एमएलए बन गया, बैठकर रोटी खा ले, ठेकेदारी मत कर। इस वजह से हमारे लोग मुंह पे हाथ रख के चुप हो जाते हैं, कभी अगली टिकट करता। ये टिकट के मुख्य लोग आज भी 200 बैठे हैं पार्लियामेंट में। ये आपकी हिस्सेदारी 75% हिस्से की जगह 25% है। अगर ये आज भी जाएगा, पैर जमा का मोदी का क्या खर्च है कि हमारा बैकलॉग पूरा कर दे और सारी नौकरियां हमारी सुनिश्चितता कर दे 50% की, नहीं तो एरिया बड़ी तरीके से पड़ा। राजकुमार ने जहां जहां भी बंसीलाल से टकराया, चौटाला से टकराया, और आपके सामने 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुट्ठी भर लोगों ने फाड़ के फेंक दिया कि आरक्षण देगा दिखावांगे। तब मैंने कहा था कि अगर आरक्षण चाहिए तो ये 100% आरक्षण कर दो, जाट को भी दे दो, ब्राह्मण को भी दे दो, पंजाबी को भी दे दो, राजपूत को भी दे दो, सबको आरक्षित कर दो। जो जनसंख्या का अनुपात है, जो संविधान में नहीं रखा, जैसी जिसकी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। अरे बाबा साहब ने यही तो लिखा था, आपके घर में 4 बच्चे, इससे 4, 2 बच्चे तो इससे 2। लेकिन 75 लोगों के पास हिस्सा 25, और 25 लोगों में 75 हिस्सा जो ले रहे, जिनके मुख्यमंत्री रहे, अपने अपने घरों में 10-10 नौकरियां ले रहे, अपने अपने घरों में। यूं तो बहुत घर उनके भी लावारिस फिरते हैं, किसान के नाम पे करते हैं। अगर किसान को देते तो मनरेगा जोड़ देते, एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित कर देते, और 100% आबादी को आरक्षित कर देते, और देश के अंदर हमारे दो की एक नीति ले आते, और ये राज्यसभा जो नकली सदन है इसे खत्म कर देते। क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निचला सदन है, लोअर सदन जो वहां पास होता है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो पास करते हैं, ऊपरले सदन वाले जो चोर दरवाजे से घुसे बैठे हैं, उसको 4-4, 10-10 साल तक फैसलों को रोक के रखते हैं। कहाँ है वो प्रजातंत्र जिसकी आप आस लगा रहे कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। ये 5 बातें मैंने कही थी। 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम 2 हमारे 2, किसान और मनरेगा की स्कीम के माध्यम से आधी लेबर सरकार दे किसान की, और आधी लेबर किसान देगा मजदूर की। मजदूर की दिहाड़ी जब 600 रुपए 18,000 रुपए महीने की हो जाएगी तो उसे 5 किलो दाने मांगने की लोड़ है क्या भाई? आज किसान को भी 18,000 रुपए मिलने के पैसे नहीं पड़ते, 12 से जरूर देगा, देख लो अगर इतनी बचत आ जाती है। मेरा आप सब भाइयों से एक विनती है, जो लोग इस देश को चला रहे, ना उन लोगों ने हड़ चलाए, ना उन लोगों ने फैक्ट्री चलाई, ना उन इक्का दुक्का होगा कोई फैक्ट्री वाला। मैं तो ऊपरले सदन में
निचले सदन में कोई रेर आदमी मिल जाए तो मिल जाए। सारे चोर मचक्के इस देश को लूट रहे। हर चुनाव में एक गिद्ध नया चुनते हैं, एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं, जैसे मानो इसने पहला घोषणा पत्र तो पूरा कर दिया। अरे जनता ये भी नहीं पूछती कि पिछले घोषणा पत्र में तूने कहा था 2 करोड़ बंदे लगाऊंगा हर साल, आज 2 करोड़ बेरोजगार क्यों हो गए? आपने कहा था 5,000 पेंशन, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, कहां गया वो? किसान की आमदन के लिए अरे तुम 1.5 गुनी छोड़ दो जो यूनिवर्सिटियों में खर्चा आता है। अगर 5,000 रुपए तुम्हारा यूनिवर्सिटी के अंदर कणक में धान में खर्चा रहा तो वो खर्चा हमारा जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे वो खर्चा रहा। लेकिन भाषण सबका साथ, सबका विकास और कोरा बकवास। मैं आपसे भाइयों से ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरी बहनें ये समझ लें, अपने बच्चों को डरपोक नहीं बनाना, उनको इतना पढ़ाना, भले खून के कतरे बेचने पड़ जाएं, लेकिन उनको डरपोक नहीं बनाना। उनको एक चीज समझाना, बेटे अच्छे काम के लिए कट मरिए, लड़ मरिए। अरे 3 मरीज सत्ता छोड़ने का काम नहीं है राजकुमार को। मेरा समाज नहीं जाग रहा, इसलिए मुझे दर्द है, इसीलिए मैं रोज आपके बीच में आके बताता हूं। लेकिन क्या करूं, क्या मैं आशा रख सकता हूं? ये कॉलेज के बच्चे हैं, कोई कुरुक्षेत्र से, कोई करनाल से, कोई दिल्ली से, ये सारे बच्चे ये प्रोफेशनल डांसर नहीं है। ये उस दर्द को लेके आपके बीच में आए हैं। जो दर्द आपको होना चाहिए, ये बच्चियां आपकी हैं। इन बच्चियों को वो समझेंगे जो जिन बच्चियों ने पाल परोस करके बीए कराई और मोदी ने कह दिया कि पकौड़े बेचो। अभी सुनवाते हैं आपको, इनका दर्द सुनवाते हैं। जो भाई मेरी बात से सहमत है, पाखंड से बचो। देश में 2 तरह का नाश होया, एक अंधविश्वास और पाखंड से, और एक राजनीतिक भेदभाव से। क्या इन दोनों पाखंड और भेदभाव से ऊपर उठ करके तुम लड़ना चाहोगे? राजकुमार सैनी का साथ दे सकते हो ईमानदारी से? मेरे पास फौज नहीं है, मैं तो कल ही हूँ आपके बीच में, और कल भी मैं आऊंगा तो आप इन्हें लोगों को समझाना चाहिए। आप बच्चे को मिलेंगे। अभी आपको इन बच्चियों का दर्द है जो आपके सामने चलाया हमने,